भाई तो अपन आ गए हैं सरफेस केमिस्ट्री पे। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं है, इनऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें हैं। सम वम्स तो एक गोल्ड नंबर वगैरह कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो बस रटने का काम है। ठीक है, इसमें रटने के लिए जेईई और नीट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आती है, जैसे ये एरोसॉल, सॉलिड सॉलिफॉर्म वगैरह, ये सब चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अपन सबकी बात करेंगे, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले आते हैं सरफेस टेंशन पे। हाँ भाई, फिज़िक्स नहीं चल रही है पर फिर भी इसमें जिक्र है तो कर लेते हैं अपन भी। क्या होता है अभी सरफेस टेंशन? द फोर्स विथ विच द सरफेस molecules attract each other। ठीक है, अब इसका क्या सीन होता है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके इन मॉलिक्यूल्स की तो 8 साइड या 9 साइड कह लो, अलग अलग एटम्स हैं। इनकी केवल यहाँ तो है नहीं, सिर्फ एक, ये 2 और ये 3 साइड है। ठीक है, तो इन पे जो नेट फोर्स है वो आ रहा है कुछ ऐसा, वही वेक्टर। ठीक है, तो इन पे कम फोर्स है, इसलिए सरफेस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं डिफरेंट हैं और डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इसलिए ये चैप्टर बना है और उनकी बात के लिए ही बना है। इसमें दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अभी तक तो तुमको पता ही होगा, तभी रिवीजन लेक्चर देख रहे हो। फिर भी द एक्यूमुलेशन ऑफ molecular species at the surface rather than in bulk of a solid। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ तुमको, सिलिका जेल है। भाई सिलिका जेल जो तुम फ्रिज में मिलती है तुमको, या फिर बॉटल्स वगैरह खरीदते हैं ना मिल्टन वगैरह की, उनमें एक पाउच आता है, उसको खोल के देखते हैं, उसमें कांच जैसे बीड्स या फिर ब्लैक कलर का पाउडर होगा। ब्लैक कलर का पाउडर है तो वो है चारकोल, और वाइट ट्रांसपेरेंट से बीड्स हैं तो वो है सिलिका जेल। इनका एक ही काम है, बाहर की गंदी बदबू वगैरह को या फिर हल्के से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना या एडजॉर्ब कर लेना। ठीक है, adsorption, there is always decrease in residual forces। ठीक है, there is decrease in energy in the form of heat। भाई हीट के फॉर्म में जो है ये अपनी एनर्जी जैसे एड्सॉर्ब करता है तो वो हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। भाई यही इसका प्रिंसिपल है और ये ऐसे ही काम करता है। तो अब अपन आते हैं, एड्सॉर्प्शन इज फास्ट इन द बिगिनिंग, ठीक है, एंड देन इट स्लो डाउन बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। पहले तो बहुत फास्ट होता है और जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ आने वाला होता है ये बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। तो इसका जो डेल्टा एस है वो होता है नेगेटिव। डेल्टा एस क्या होता है ये तो याद है ना भाई, और जो डेल्टा एच होता है वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं इन्हीं के एक नेक्स्ट टर्म पे जो कि है सॉर्प्शन।
बहुत लोगों को पता होगा ये क्या है, बहुत लोगों को ये नहीं भी पता होगा। जब बोथ, वैसे तो ये एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो फिनोमेना है ना, ये ज़्यादातर हैंड इन हैंड ही चलते हैं, मतलब साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर अपने को ऑप्शन ही देखने को मिलता है, ऑफन टेक्स प्लेस साइड बाय साइड। We use the term sorption to define it। ठीक है भाई, अब अपन आते हैं डिसऑप्शन पे। सॉप्शन की बात ये है तो डिसऑप्शन की भी करनी बनती है। डिसऑप्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, खुद ही समझ लो डी में क्या होगा। डी मतलब निकालना। substance from a surface on which it is absorbed is called desorption। ठीक है, अब आई होप सो तुम लोग समझ ही गए होगे क्या मामला चल रहा है यहाँ। ठीक है, अब अपन अगले टर्म पे आते हैं जो कि है एब्जॉर्प्शन के दो टाइप्स। पहला फिजिजॉर्प्शन, ठीक है, when particles are held at the surface of the adsorbent। एड्सॉर्बेंट जो सब्सटेंस जो एड्सॉर्ब करता है वो, ठीक है, बाय फिजिकल फोर्सेस, जैसे कि वॉन डबल फोर्स, ठीक है, इस चीज़ को अपन बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। ठीक है, और इसी का दूसरा भाई होता है, फिजी का उल्टा क्या होता है भाई? फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिजॉर्प्शन। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है? व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट आर हेल्ड बाय केमिकल फोर्सेस, बस उसका उल्टा। उसमें फिजिकल था, इसमें केमिकल हो गया, बस यही है। अब एक बार केमिस ऑप्शन फिजिक्स ऑप्शन का ये ग्राफ एक बार देख लो भाई। ऐसा है कि ये तो है एनर्जी, ये है डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से एनर्जी है ज़ीरो, यहाँ पे डिस्टेंस भी है ज़ीरो। यहाँ से अगर मैं हाँ, अपन ने ग्राफ को एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, कुछ लोग सही याद कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये जो है ये है फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, और ये जो है
बेसिकली मतलब ये एनर्जी ऑफ बाइंडिंग है दोनों की, पर ये है केमिसॉर्प्शन की। ठीक है, बेसिकली ये जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, और ये जो है ये जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, बट दे वेंट हैंड इन हैंड। और ये ग्राफ तुम याद रखना, क्योंकि क्या है कि तुमको 4 ग्राफ जो है एग्जाम में दे देंगे। अब मैं तुमको क्या बस ऐसे तस्वीरें दिखा देता हूँ ताकि तुम, वैसे तो पढ़ चुके हो तुम सब कुछ, लेकिन अब एग्जाम आ ही रहे हैं तो बस एग्जाम में जैसे ही तुमको ये मैचिंग का ग्राफ मिले बस इस पर टिक मार के आ जाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, एडजॉर्प्शन। ठीक है, इनमें आता है पहला नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट कैसा है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, एडजॉर्ब कर सकता है, उसका नेचर पे डिपेंड करता है, मेन चीज़ तो यही है। ठीक है, फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम लेगा और जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा लेगा। थर्ड पोलैरिटी, बेसिकली नॉन पोलर। ठीक है, अब आता है फ्राइडरिच आइसोथर्म। भाई हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, तुम स्पेलिंग तो देख लेना भाई, और स्पेलिंग सही लिख के आना, बोर्ड में देख ही लेना एक बार। ये क्या स्पेलिंग के नंबर खा जाते हैं ये। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना। जो x/m मोलैरिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p1/n के। वो तुमसे पूछ लेते हैं क्या p के पावर में क्या, n² n की 1 की पावर n², या ऐसी अजीब गरीब चीज़ें लिख के दे देंगे, तुमको 1/n याद रखना है, 1/m। ठीक है, x/m इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट आ गया प्रोपोर्शनैलिटी हट के ये। ठीक है, और जो ये 0, 1/n और 1, ठीक है, ये चीज़ भी तुम याद रखना। ठीक है, 1 से हमेशा हमेशा छोटा ही होगा ये, और 0 से हमेशा हमेशा बड़ा ही होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि पॉजिटिव तो होगा ही। log x/m, भाई ये है फ्लोरेंट आइसो, तो हम इसको बिल्कुल रट लो कि मतलब इससे क्वेश्चन वगैरह तो इस पे ही आएंगे, मतलब कि ये क्या है तुमको बस इस पर टिक मारना होगा, सॉल्व करने के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमको बस इस पर टिक मारना होगा इस इक्वेशन पे। ठीक है, अब आ जाते हैं यार, इसका ये जो है ना, ये इक्वेशन के ग्राफ की है, इसका ग्राफ एक बार देख ही लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जा रहा होगा, ये अपना थीटा स्लोप का उल्टा b a, और ये जो है ये होगा log k, यानी स्लोप इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये भी रट लो भाई, रट लो मतलब इन द सेंस यार फोटो आंखों में छाप लो, याद रहेगी, वैसे तो फोटो देखी हुई एक बार बोलते नहीं है। ठीक है, कैटालिसिस इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो तुम वैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरी पढ़ चुके हो तो कैटालिसिस बताने की तुमको जरूरत है नहीं, पर इस चैप्टर में दी हुई है तो बता ही देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कैटलिस्ट क्या होता है। विच ऑल्टर से इसका मतलब है कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है रेट को। ऑल्टर ही हो गया ना एक तरह से, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्लो और फास्ट कुछ भी कर सकता है जो आप चाहो। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली 4 तरह के। सबसे पहला होमोजीनियस। भाई होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में होता है सेम फेज। ठीक है, फिर आता है हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस में होता है व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर ऑफ डिफरेंट फेज, और डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें। फिर आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट,
जो कि होता है इंक्रीजेस द रेट, और जो होता है नेगेटिव कैटलिस्ट ये होता है डिक्रीजेस द रेट। ठीक है, आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। सॉलिड, लिक्विड और ये सॉलिड सॉलिड, ठीक है, या फिर गैस, कुछ भी बोल दो। ये हो गया अपना कैटालिसिस। अब कैटालिसिस की बात करी है तो इनके साथ ही इनकी कुछ भाई बहनों की बात कर लेते हैं। कैटालिसिस परिवार में, कैटलिस्ट परिवार में एक चीज़ होती है प्रमोटर। ठीक है, इसका काम होता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, मतलब प्रमोट कर रहा है एक तरह से कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। समझ ही गए ना तुम लोग? ठीक है, और एक होता है पॉइजनिंग। भाई पॉइजनिंग मतलब जहर ही मान लो इसको एक तरह से, क्योंकि ये क्या है, जो रिएक्शन हो रहा होता है उसकी भी एक्टिविटी खत्म या डिक्रीज कर देता है। तो मैं याद है अपन ने एल्काइंस में ये रिएक्शन पढ़ा था। अपन उसमें पॉइजन कर देते हैं ताकि वो सीधे एल्केन ना बन जाए, हाइड्रोजनेशन से बीच में एल्कीन या एल्कोहल कीटोन पे ही रुक जाए। ठीक है, अब डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ BSO4 ऑफ कैटलिस्ट यानी डिमोट्स। ठीक है, अब इसी के साथ और किस टर्म पे हैं, कैटलिस्ट की बात ही करी है तो ऑटो कैटलिस्ट भी बता देते हैं। भाई एक और प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं प्यार से ऑटो कैटलिसिस। एक कुछ लोग प्यार से बोलते हैं, कुछ लोग गुस्से से बोलते हैं, हम प्यार से बोलते हैं। ठीक है, ऑटो कैटलिसिस में क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट itself reacts as catalyst। ये ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा होती है। भाई एक प्रोडक्ट A+B एक रिएक्शन है, वो C दे रहे हैं, पर इसके बीच में एक इंटरमीडिएट आ रहा है, A+B गिव्स AB + BB। ठीक है, अब ये जो AB है ये इस रिएक्शन को और बहुत फास्ट कर रहा है, फास्ट और फास्ट। ठीक है, ये बनते ही इस रिएक्शन के पहले तो स्लो थी, फिर अचानक से फास्ट होने लग गई। इस चीज़ को बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, और इससे C बन गया फटाफट। ठीक है, ये अपनी होती है ऑर्गेनिक में बहुत। अब तुमको एग्जाम्पल तो वैसे ऐसे कोई मिलेगा नहीं अपनी किताब में, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद आता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। when a chemical ठीक है, when a chemical reaction enhances the rate of another chemical reaction। भाई एक रिएक्शन हुआ, उसमें कोई प्रोडक्ट बना, उससे कोई दूसरा ही रिएक्शन इनिशिएट हो गया और वो तेज चलने लग गया। भाई ये होती है दिक्कतें। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की बात पे। वैसे तो अपन ने एक सोल्यूशन चैप्टर ही डेडिकेट कर दिया है, पर फिर भी ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन भाई 9th में पढ़े थे ना ये सब, बस उसी का क्या बोलूँ, मतलब उसका हायर फॉर्म भी नहीं है, वही है ये सस्पेंशन। वो वाला सस्पेंशन नहीं यार, दिमाग उल्टे चलते हैं आजकल लोगों के। इसका जो साइज़ होता है वो होता है बहुत बहुत छोटा, 1 से 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इसका होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम। इसका होता है 2000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा। ठीक है, ये तो नीचे सेटल ही हो जाते हैं, सस्पेंशन तो बेकार चीज़ होती है। और ये है इनका क्या है, ये पार्टिकल साइज है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम पे। ठीक है, द फेज in which
dispersed through the medium. ठीक है भाई, यही डेफिनेशन दूसरे में एक दूसरे में घुमा फिरा के लिखी हुई है. Dispersed medium. ठीक है, a medium in which colloidal particles are dispersed is called dispersion medium. ठीक है, और ये बेसिकली एक्सटर्नल फेज कहते हैं इसको. इससे ज़्यादा इसको एलेबोरेशन की ज़रूरत है नहीं, फालतू की चीज़ें हैं और सबकी पढ़ी हुई भी है, किताबी भाषा में डेफिनेशन है बस. ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार पेप्टाइजेशन पे. पेप्टाइजेशन बता ही देता हूँ. देखो भी ऐसा है, द dispersion of a precipitated material into a colloidal solution by the action of an electrolyte ठीक है. और प्रेसिपिटेट, बेसिकली मैं बोलूँ इसको प्रेसिपिटेट का सॉल्यूशन बनाओ. ठीक है, और उसको कहते हैं पेप्टाइजेशन. समझ गए ना भाई. ऐसा है, जो प्रेसिपिटेट अपन ने लिया ना, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे अपन ने लेड का प्रेसिपिटेट लिया, लेड एसीटेट नीचे सेटल हो गया, येलोइश कलर का होता है. इन चीज़ों को बोलते हैं प्रेसिपिटेट. नीचे सेटल हो जाती है ना, पानी में घुलती नहीं है. उनको अपन कुछ करके उनको और फाइन पार्टिकल्स में काटते हैं कि वो सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएं, या फिर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन लोचा करते हैं ताकि वो डिज़ोल्व हो जाएं. उस चीज़ को बोलते हैं पेप्टाइजेशन. ठीक है, अब आते हैं जो जेई नीट की फेवरेट चीज़ है, एक बार उस पर आ जाते हैं. भाई इसका सीन होता है जैसे नेम, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम. नेम होता है फोम, इसमें गैस, लिक्विड. सॉलिड फोम, गैस, सॉलिड. एरोसॉल, लिक्विड, गैस. इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड. सॉलिड इमल्शन. सॉलिड इमल्शन को मैं प्यार से जेल बोलता हूँ, शायद किताब भी बोलती हो, पर मैं तो बोलता ही हूँ. लिक्विड इन सॉलिड. ठीक है, स्मोक, सॉलिड, गैस, सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, और सॉलिड सॉलिड. भाई इन चीज़ों को ना तुम रट लो. ये क्या पूछेंगे तुमसे, ये एक क्वेश्चन दे देंगे कि जेमस्टोन है, ये जेमस्टोन क्या है. अब जेमस्टोन में तुमको पता है सॉलिड इन सॉलिड होता है, तो तुमको उसका आंसर देना है सॉलिड. ठीक है, ये जेमस्टोन वाला अभी पूछा है जेई में 2020 जनवरी में, या फिर हो सकता है सितंबर में भी पूछा हो, लेकिन अभी पूछा है. ठीक है, अब इसी के साथ आ जाते हैं अपन हाइड्रोफिलिक इंट्रिंसिक सॉलिड.
ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सॉलिड्स या फिर इंट्रिंसिक कोलॉइड्स। कोलॉइड्स विल बी बेटर। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस in which the particles of dispersed phase have great affinity for dispersion medium। ठीक है, और कोलॉइड सॉल्यूशन जिनमें पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेज के लिए ग्रेट एफिनिटी, मतलब उनके लिए ग्रेट मोहब्बत प्यार होता है कि उन्हीं की तरफ जाएं। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा तुम सोच लो खुद ही, हाइपोफोलिक ठीक है, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इनमें बिल्कुल उल्टा होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस in which the particles of the dispersed phase have no affinity for dispersion medium। Affinity for the dispersion medium। भाई कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज के लिए कोई एफिनिटी है ही नहीं डिस्पर्शन मीडियम, मतलब दोनों रिपेल कर रहे हैं बेसिकली एक दूसरे से, दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार ही नहीं करते, ऐसी ऐसी हालत है। ठीक है, पेप्टाइजेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन एक आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट चीज इस चैप्टर के, टिंडल इफेक्ट। कहीं ना कहीं तुमने इसका नाम सुना ही होगा अगर 9th में हल्की सी भी पढ़ाई की हो तो। देखो भाई ऐसा है, लाइट रे passes at a path which can be seen clearly। जैसे अपन ने इसमें सपोज कोई कोलॉइड डाल दिया, मिल्क डाल दिया, उसमें से अपन लाइट पास करेंगे तो अपन उस लाइट की लेज़र लाइट, सपोज लेज़र ही है एक्चुअली, उसकी बीम ऐसे देख पाएंगे ऐसे जाती है। बाकी सोल्यूशन डाल दो तो नहीं दिखेगी, और अपना कोई सेडिमेंट वगैरह से डाल दो, सैंड डाल दो, तब भी नहीं दिखेगी। ठीक है, ऐसा सीन है। ये है टिंडल इफेक्ट। भी इसमें ब्राउनियन मोशन भी होता है। ब्राउनियन मोशन एक्चुअली क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ऐसे जिगजैग मूवमेंट दिखाता है। इस शब्द को याद रख लो, इस जिगजैग मूवमेंट को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आते हैं एक इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रोसेस पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस में एफ कहाँ है? खैर फालतू की बात है, इसमें फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये यहाँ ये इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, इसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, ये अपनी यू शेप जो ट्यूब है, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर an applied electric potential is called electrophoresis।
ठीक है। हाँ, इसी के साथ अपन आपको बता देते हैं, अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स यहाँ हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जाएंगे नेगेटिव की तरफ। बताने की ज़रूरत थी क्या है? कुछ लोग कहेंगे हाँ जाओ भाई जाओ जाओ नहा के आओ, एक बार नहाते भी नहीं हैं इस टाइम, बच्चे बड़े गंदे बच्चे हैं। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, बिजली का ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज प्रिवेंटेड by some suitable means। भाई ऑस्मोसिस है सेमी परमेबल, परमेबल मेम्ब्रेन तो आएगा ही, ठीक है। PM begins to move, dispersion medium begins to move in an electric field, ठीक है। भाई ऐसा है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उससे ये एक तरफ जाने लग जाते हैं और वहीं चले जाते हैं, पॉजिटिव सारा एक तरफ नेगेटिव सारा एक तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं इस एक्सटर्नल चीज़ के कारण, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। अब आ जाते हैं कोएगुलेशन, और इसको अपन एक ढंग के नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेशन। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो फिर नहाने जाओ। द प्रोसेस of setting of colloidal particles is called coagulation or precipitation of sol, ठीक है। ये है हार्डी-शुल्ज़ रूल, नाम तो सुना ही होगा हार्डी-शुल्ज़ रूल का। अभी बात करते हैं पहले यहाँ पर कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन। तो देखो ऐसा है, ये तुम्हारा बीकर, यहाँ तुमने लेड और HCl ली, ये PbCl2 या फिर लेड एसिटेट वगैरह ये सब यहाँ नीचे सेटल हो गया। अगर CH3COOH ली तो लेड एसिटेट बनेगा, येलो कलर का, वाइट कलर का बेरियम के भी बनते हैं। खूब सारी जो भी चीज़ें पानी में घुलती नहीं है या फिर अल्कोहल ईथर जो भी तुमने लिया सॉल्वेंट उसमें घुली नहीं, नीचे सेटल हो गई, उस चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इससे ज़्यादा तुमको बताने की ज़रूरत है नहीं शायद, ठीक है। हार्डी-शुल्ज़ रूल की बात करते हैं, प्रेसिपिटेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताओ 12वीं के लौंडा हो, लौंडियाओं को भी, जो भी देख रहा है भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रेटर द valency of coagulating flocculating ion added greater power to cause precipitation। भाई इस पे ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इस पे हार्डी-शुल्ज़ लिखा हुआ नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि तुमको ये दे देंगे कि है ना, जैसे Al3+ है, Mg2+ है, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी। अभी तुमको इस सेंटेंस से क्या समझ में आया, सबसे ज़्यादा होगी उसकी जिसकी वैलेंस कोएगुलेटिंग फ्लक्स ज़्यादा है, यानी ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा और तुमको ये समझना है, या फिर उल्टा पूछ सकता है इसका, तो सोडियम की सबसे ज़्यादा होगी कि जिसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है, जैसे फॉस्फोरस का +5 और ऐसे, वो ज़्यादा होगी। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, सल्फेट दे सकता है, नाइट्रेट दे सकता है, ऐसे, ठीक है। अब आ जाते हैं, बस करीब करीब चैप्टर खत्म हो ही गया है। कोएगुलेटिंग वैल्यू, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimole per liter ठीक है, required to cause precipitation of solution।
भाई ऐसा है, अब जैसे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, ये है प्रेसिपिटेट। ऐसा है ये ना, अगर म्यूग्राम या माइक्रोग्राम्स में हो, मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स में, तो हल्का सा ये सॉल्युबल है पानी में, ठीक है। लेकिन अगर इससे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तब सॉल्युबल नहीं है, तब प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिससे प्रेसिपिटेट बने सोल्यूशन, उस कॉन्सेंट्रेशन यानी मिली मोल पर लीटर में उसको लेना है, उसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, तुमने कर ही लिए होंगे, ठीक है। इमल्शन, बस इस इमल्शन लास्ट चीज़ पढ़ा के अभी टॉपिक करते हैं दोबारा समाप्त। इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड इमिसिबल सिस्टम्स जैसे ऑयल इन वाटर, ठीक है भाई। इसमें क्या सीन होता है कि या तो ये हो सकता है OW टाइप या ये हो सकता है WO टाइप। ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे क्या है, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल, ठीक है। वैसे तो मिक्स नहीं होते, पर कुछ एमल्सीफायर्स ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जिनकी मदद से मिक्स हो जाते हैं। कुछ चीज़ें इनकी नेचुरली अकरिंग होती है जो कि मिक्सड होती है, जैसे कि मिल्क, उसमें एमल्सीफायर स्टेबलाइजर ऑलरेडी सब नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर हुआ पूरी तरह से समाप्त। सुपर शॉर्ट सीरीज़ भी हो गई, तुम इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हो। शायद ये तो आधे घंटे में ही निपट गई। अब अपने आ जाते हैं फेवरेट काम, यानी चैप्टर होने के बाद क्रश।